सौतेली काली बहन के लंबे बाल। अरे कलमुही, तू सबसे पहले ही मेरे सामने क्यों आ जाती है? मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है। एक तो काली, ऊपर से बाल कम, किसी भूतनी से कम नहीं लगती है। चल मेरे सामने से हट और कान खोलकर सुन ले। कल वैशाली को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, उनके सामने गलती से भी मत चली आना। मैं काली हूँ, इसमें मेरा क्या दोष है? ज्यादा जबान चलाएगी मेरी सामने? तेरी माँ खुद तो मर गई और तुझे मेरी छाती पर छोड़ गई। तेरा काला रंग देखकर ही वो चल बसी होगी। मीनू रंजू को एक तमाचा मारती है। रंजू रोती रोती घर से बाहर चली जाती है। रास्ते में उसे वैशाली अपनी कुछ सहेलियों के साथ मिलती है। वैशाली और उसकी सहेलियां रंजू को देखकर मुंह बनाने लगती हैं। अरे यार, इसके बाल तो देख कैसे हैं, इतने छोटे छोटे हैं। एक तो काली, ऊपर से आधी गंजी। इसकी शादी होनी तो मुश्किल ही लग रही है। उसके बालों में जुएं भी हैं। तू तो इससे दूर ही रहना वैशाली, वरना तेरे भी सर पर जुएं हो जाएंगी। मैं पागल हूँ क्या जो इसके साथ रहूंगी? काली गंजी बैंगन, इसके साथ कौन ही रहेगा? बेशरम कहीं की। इतना सुनने के बाद तो कोई भी चला जाए, लेकिन ये कलमुही कहीं की अभी तक यहीं मरी है। इतनी बेइज्जती सहने के बाद रंजू और टूट जाती है। पूरे दिन वो इधर से उधर रोती हुई भटकती रहती है। मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे जो मेरे साथ ये सब हो रहा है? माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? भटकते भटकते रंजू रोती हुई पीपल के पेड़ के नीचे सो जाती है और सपने में उसे उसके माँ पिताजी दिखाई देते हैं। माँ पिताजी, आप लोग मुझे छोड़कर क्यों चले गए? सब सच कहते हैं, सौतेली माँ सौतेली ही होती है। वैशाली और मेरी सौतेली माँ मुझे जीने नहीं देती है। दिन भर मुझे ताने देती है, खाने को भी नहीं देती है। इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊं। रंजू नदी में कूदने लगती है और तभी उसे उसकी माँ रोक लेती है। बेटी, ये जिंदगी बड़ी अनमोल है। इसे इस तरह खत्म करने से अच्छा है कि ऐसा कुछ करो जिससे तेरे कारण दूसरों का भला हो। माँ, मुझ जैसी काली आधी गंजी लड़की की ओर कोई देखता तक नहीं है। मैं खुद की मदद नहीं कर सकती हूँ तो दूसरों की मदद कहाँ से करूंगी? तू सब कुछ कर सकती है मेरी बच्ची। इतने में ही एक साधु रंजू को नींद से जगाता है। उठ जा बेटी, मुझे बता क्यों परेशान है तू? रंजू झटके से उठती है। अपने सामने साधु को देखकर रंजू अचंभित हो जाती है और मन ही मन सोचती है कि इस सुनसान जगह पर ये साधु कहाँ से आ गए। बोल मेरी बच्ची, तुझे क्या दुख है? रंजू उसे अपनी सारी आपबीती बता देती है और साधु अपने हाथों में जल लेकर रंजू के ऊपर छिड़कता है। जल रंजू पर पड़ते ही रंजू का रंग गोरा और बाल घने लंबे हो जाते हैं। रंजू अपने शरीर को छूती है। ये मैं हूँ? कितनी सुंदर दिख रही हूँ। तभी रंजू देखती है कि साधु गायब हो गया है। मुझे पता है माँ, तुमने ही इन्हें यहाँ भेजा है मेरी मदद के लिए। किसी ने सच कहा है, माँ मर कर भी अपने बच्चों का भला कर जाती है। रंजू गोरा रंग और लंबे बाल पाकर बहुत खुश हो जाती है और चलते चलते अपने बालों पर हाथ घुमाते घुमाते कहती है, काश मुझे खाने के लिए अभी कुछ मिल जाए। रंजू के इतना कहते ही उसके सामने बहुत सारा खाना आ जाता है। रंजू फटाफट खाना खाती है। मतलब मेरे बाल जादुई हैं? रंजू अपने बालों में हाथ घुमाकर एक गाड़ी मांगती है। ए मेरे बाल, मुझे एक लंबी गाड़ी दे दे। रंजू के बोलते ही गाड़ी उसके सामने खड़ी हो जाती है। रंजू गाड़ी लेकर अपने पूरे मोहल्ले में घूमती है। रंजू का नया रूप रंग देखकर मीनू और वैशाली के होश उड़ जाते हैं। ऐसा क्या हो गया जो रातों रात ये कलमुही गोरी हो गई? मॉम, उसके बाल तो देखो, आधे गंजे बाल इतने लंबे कैसे हो गए? तभी एक गरीब अंधा भिखारी रंजू से कहता है, मेरी आंखों की रोशनी किसी हादसे में चली गई थी। मुझ भिखारी को कोई काम दिला दो बेटी। भिखारी के कमाने के जुनून को देखकर रंजू अपने लंबे बालों में हाथ घुमाकर कहती है, ए मेरे जादुई बाल, तू इस बूढ़े को आंखें दे दे। जैसे ही रंजू ये कहती है, रंजू के बालों से एक धुआं निकलता है और भिखारी में समा जाता है और भिखारी की आंखों की रोशनी आ जाती है। बिटिया, तुमने मुझे आंखों की रोशनी दी। भगवान तुम्हारा जीवन रोशन कर दे। ये सब मीनू और वैशाली देख लेती हैं और धीरे धीरे पूरे गांव में रंजू के जादुई काले बालों की बात फैल जाती है। मीनू और वैशाली ये देखकर रंजू के पास पहुंच जाती हैं। ओह मेरी प्यारी बहन, कितनी सुंदर दिख रही हो। मेरे दोस्त एकदम बेवकूफ हैं जो तेरी बुराइयां करते हैं। बेटी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मेरी बेटी, मेरी राजकुमारी, मेरी गुड़िया, मैंने तो तुझे काला पत्थर समझा था, लेकिन तू तो खरा सोना निकली।
चल मेरी बच्ची, अपने घर चल, यहाँ तू कहाँ रहेगी? चल मेरी बहन, अपने घर चल। रंजू उन दोनों के साथ उनके घर चली जाती है। वैशाली और मीनू सोचती हैं कि अब रंजू का फायदा उठाकर वे अमीर बन जाएंगे। ओ, कितनी गर्मी है। रंजू बेटी, भला इस गर्मी में तू कैसे सोएगी? अपने जादुई बालों से एसी लगवा दे। रंजू अपने बालों में हाथ घुमाकर कहती है, ऐ मेरे जादुई बाल, इस घर के हर कमरे में एसी लग जाए। रंजू के बालों से धुआं निकलता है और घर के हर कमरे में एसी लग जाता है। अब दिन भर गांव के लोग रंजू के पास अपनी परेशानी लेकर आते हैं और रंजू उनकी परेशानी का हल करती है। इस तरह रंजू गांव वालों के लिए भगवान बन जाती है। रंजू के नाम के कारण वैशाली उससे और भी नफरत करने लगती है। ये सब इसके इस जादुई बालों की वजह से हुआ है। ना रहेंगे बाल और ना रहेगी इसकी ये खूबसूरती। रात को जब रंजू अपने कमरे में सो रही होती है तब वैशाली चुपके से रंजू के कमरे में जाती है और उसके बालों को काटने लगती है। एक बार के लिए तो रंजू के बाल कट जाते हैं और वैशाली खुशी से पागल हो जाती है। उसके बालों को अपने हाथों में लेकर वैशाली कहती है, अब इन जादुई बालों से मैं बनूंगी इस दुनिया की रानी। ऐ मेरे जादुई बाल, इस रंजू के मुंह को काला कर दे। बालों में से एक धुआं निकलता है और वैशाली काली हो जाती है और उसके हाथ से बाल गायब हो जाते हैं और रंजू के वापस लंबे घने बाल हो जाते हैं। अपने आप को काला पाकर वैशाली चीख चीख कर रोने लगती है। रोने की आवाज से रंजू उठ जाती है और मीनू वहाँ आ जाती है। मत रो मेरी बच्ची, ये सब कैसे हो गया? अब तुझसे शादी कौन करेगा? डर से वैशाली सब कुछ बता देती है और रंजू कहती है, तुम्हारे साथ सही हुआ, अब समझ आ गया, दूसरों का बुरा करने से बुरा ही मिलता है। अब इस काले रंग के साथ सड़ती रहो। अब तुम्हें एहसास होगा कि तुम लोगों ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया था। मुझे मेरा गोरा रंग वापस कर दो, मुझसे भूल हो गई मेरी बहन। वैशाली की गलती के लिए रंजू उसे माफ नहीं करती है और वो हमेशा के लिए काली रह जाती है। गरीब बहू का साइकिल ढाबा। पार्वती और बल्लू बाजार में एक खुली जगह पर अपना साइकिल ढाबा लगा लेते हैं और पार्वती आवाज लगाने लगती है, आइए आइए, पार्वती और बल्लू के साइकिल ढाबे पर आइए, 20 रुपए में शुद्ध और स्वादिष्ट खाना खाइए। पार्वती जैसे ही आवाज लगाती है कुछ लोग उसके साइकिल ढाबे पर इकट्ठा होने लगते हैं। खाने में क्या क्या मिलेगा? दाल, चावल और रोटी मिलेगी साहब। ठीक है, 1 प्लेट दे दो। पार्वती खाने की प्लेट लगाती और बल्लू ग्राहकों को प्लेट पकड़ाता। बल्लू खाना पकड़ाने के साथ साथ लोगों को अटपटे करतब भी दिखाता जाता। ढाबा आ गया राजू, थोड़ी पेट पूजा कर लेते हैं। हाँ चलो रंगा उस्ताद, पेट पूजा तो करनी ही है। ये कहकर वे दोनों ढाबे में आकर खाने की मेज पर बैठ जाते हैं। अरे सुनो भाई ढाबे वाले। रंगा अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता कि तभी वहाँ एक बंदर आकर खड़ा हो जाता है। अरे बंदर, इस ढाबे का वेटर लगता है उस्ताद। कहिए क्या खाना है, सादा खाना या फिर कमाल का खाना? बल्लू सब लाएगा। अबे सादा क्यों बल्लू, कमाल का खाना पेश कर, कमाल का, जी भर कर खाएंगे। बल्लू बंदर महेश के ढाबे की खास रौनक था और महेश के अधिकांश काम वही करता था। साथ ही बल्लू के कारण ढाबे पर आने वाले ग्राहकों का अच्छा मनोरंजन हो जाता था। वाह भाई वाह, मजा आ गया। आपके ढाबे का खाना तो वाकई कमाल है, पर उससे भी बड़ा कमाल तो ये बल्लू बंदर है। बल्लू तो हमारे ढाबे का रौनक है साहब। हाँ भाई ठीक कहते हो। महेश का ढाबा अच्छा चल रहा था और वो अपनी पत्नी पार्वती से हमेशा कहता था, अरे पार्वती, तुम भी मुझसे खाना बनाना सीख लो। खाना बनाना भी एक खास हुनर होता है। तभी महेश की माँ गायत्री कहती है, और ये हुनर औरत में तो होना ही चाहिए बहू। ठीक है माँ जी, आप भी यही चाहती है तो फिर मैं कैसे मना कर सकती हूँ। महेश और गायत्री की प्रेरणा से पार्वती तरह तरह का खाना बनाना सीख जाती है और फिर महेश के ढाबे में खाना बनाने में हाथ बटाना शुरू कर देती है। वाह, खोया कोफ्ता, खुशबू तो बड़ी अच्छी है। अजी देखना, स्वाद भी लाजवाब ही होगा। लोग उंगलियां चाटते ना रह जाए तो मेरा नाम पार्वती नहीं। पार्वती का बनाया खाना सबको बहुत पसंद आता है और महेश के ढाबे का काम पहले से भी अच्छा चलने लगता है। मगर फिर अचानक ही महेश बीमार पड़ जाता है और उसकी तबीयत बिगड़ती जाती है। पार्वती,
अब हमारे ढाबे का क्या होगा? आप चिंता मत कीजिए, मैं और बल्लू ढाबे को संभाल तो रहे हैं। पार्वती ठीक कह रही है बेटा, तू ढाबे की चिंता छोड़कर अपनी सेहत पर ध्यान दे। पार्वती बल्लू की मदद से ढाबे को अच्छे से चला रही थी। ढाबे पर खाना खाने वाले ग्राहकों की भीड़ भी लगी रहती थी। मगर तभी एक नई विपदा सिर पर आन पड़ी। एक दिन अचानक ही महेश की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। देखिए, हमें इनके ब्रेन का ऑपरेशन करना पड़ेगा और इसमें लाखों का खर्च आएगा। लाखों की बात सुनकर पार्वती और गायत्री का कलेजा बैठ जाता है। वे पैसे का इंतजाम करने के लिए मजबूर होकर अपना ढाबा बेच देती है और फिर सारा पैसा महेश के इलाज पर खर्च हो जाता है। पार्वती बेटा, जो भी हमारे पास था वो सब तो महेश के इलाज में चला गया। अब कैसे गुजारा होगा भला? माँ जी, ये ठीक हो जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिन बाद महेश ठीक हो जाता है और डॉक्टर उसे अस्पताल से छुट्टी देते हुए पार्वती से कहता है, देखिए, इनको 6 महीने तक कोई भी मेहनत का काम नहीं करना है और रेगुलर दवाइयाँ भी खानी है। ये कहकर डॉक्टर महेश को अस्पताल से छुट्टी दे देता है और पार्वती पर संकट आते रहते हैं। कुछ दिन बाद घर में खाने के लाले पड़ जाते हैं। अब क्या करे बहू, घर में खाने के लाले और ऊपर से महेश की दवा का खर्च कहाँ से पूरा पटेगा? आप चिंता न करें माँ जी, मैं कोई काम करूंगी और सब ठीक हो जाएगा। पार्वती खूब सोच विचार करके साइकिल पर खाना बेचने का फैसला करती है। उसके पास कुछ पैसे बचे थे। वो उन्हीं पैसों से कुछ चावल, दाल, आटा खरीद कर खाना बनाती है और उसे साइकिल पर सजा लेती है। बहू, ईश्वर करे तेरा साइकिल ढाबा अच्छी तरह बरकत दे बेटी। आप चिंता ना करें माँ जी, बस उनका ख्याल रखिएगा क्योंकि बल्लू भी अब मेरे ही साथ रहेगा। ये तो और भी अच्छी बात है, हमारा बल्लू तो बड़ा समझदार है बेटी, इससे तुझे बड़ी मदद मिलेगी। पार्वती और बल्लू बाजार में एक खुली जगह पर अपना साइकिल ढाबा लगा लेते हैं और पार्वती आवाज लगाने लगती है, आइए आइए, पार्वती और बल्लू के साइकिल ढाबे पर आइए, 20 रुपए में शुद्ध और स्वादिष्ट खाना खाइए। पार्वती जैसे ही आवाज लगाती है, कुछ लोग उसके साइकिल ढाबे पर इकट्ठा होने लगते हैं। खाने में क्या क्या मिलेगा? दाल, चावल और रोटी मिलेगी साहब। ठीक है, 1 प्लेट दे दो। पार्वती खाने की प्लेट लगाती और बल्लू ग्राहकों को प्लेट पकड़ाता। बल्लू खाना पकड़ाने के साथ साथ लोगों को अटपटे करतब भी दिखाता जाता। वो कभी नाचने लगता तो कभी तरह तरह के मुंह बनाने लगता। उसके ये करतब देखकर लोगों को बड़ा मजा आता और वे बंदर के हाथों से खाना खाने के लिए उत्सुक हो उठते। ला भाई ला, बंदर के हाथों से पहली बार खाने का मौका मिला है। कमाल का बंदर है, देखो तो कैसे काम कर रहा है। खाने के स्वाद और बल्लू के मनोरंजन के कारण पार्वती का सारा खाना कुछ ही घंटों में खत्म हो जाता है। अरे वाह बल्लू बेटा, ये तो कमाल ही हो गया। तेरे साथ आने से तो सारा खाना फटाफट बिक गया। कल से डबल खाना बनाकर लाएंगे। अगले दिन पार्वती डबल खाना बनाकर लाती है तो वो भी कुछ ही घंटों में बिक जाता है। फिर तो रोज ही ऐसा होने लगता है। बल्लू के मनोरंजन और पार्वती के लजीज खाने के चलते कुछ ही दिनों में पार्वती का ढाबा शहर भर में लोकप्रिय होने लगता है। अमीर गरीब सब उसके खाने का स्वाद चखने के लिए दूर दूर से चलकर आने लगते हैं। ऐसा सस्ता और स्वादिष्ट खाना, साथ में बंदर का मनोरंजन तो बड़े बड़े होटलों में भी नसीब ना होगा दोस्तों। तूने बिल्कुल ठीक कहा भाई, देखना एक दिन ये गरीब ढाबे वाली जरूर कामयाब होगी। उनकी ये भविष्यवाणी जल्दी ही सच हो जाती है। धीरे धीरे सोशल मीडिया और टीवी वालों का ध्यान पार्वती और बल्लू के साइकिल ढाबे की तरफ जाता है और वे उसके ढाबे पर मंडराने लगते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि आपको ये ढाबा बनाने का यूनिक आइडिया कहाँ से मिला? गरीबी और मजबूरी से आया भाई। और ये बंदर? ये बंदर हमारे प्यार और अपनेपन का फल है भाई। वाह वाह, क्या अमेजिंग कॉम्बिनेशन है। कुछ समय और बीत जाता है। इस बीच पार्वती का साइकिल ढाबा शहर का मशहूर स्ट्रीट फूड पॉइंट बन जाता है और उसकी कमाई दिनों दिन बढ़ती जाती है। माँ जी, ईश्वर की कृपा से अब हमारी कमाई महेश के ढाबे से भी कई गुना ज्यादा हो रही है। हाँ बेटा हाँ, ये सब तो तेरी मेहनत का फल है। मेरी मेहनत के साथ साथ इस बल्लू की मेहनत का फल भी कहिए माँ जी। ये साथ ना देता तो शायद मैं यहाँ तक कभी ना पहुँच पाती।
ये सुनकर गायत्री बल्लू को बहुत आशीष देती है। फिर कुछ दिन बाद महेश ठीक हो जाता है और पार्वती के साइकिल ढाबे की कमाई से वो दोबारा एक नया और शानदार ढाबा बनाता है। महेश अपने इस ढाबे का नाम पार्वती और बल्लू का साइकिल ढाबा रखता है। बहू, अचार ले लो अचार, सास की तरह तीखा, ननद की तरह मसालेदार। एक बार खाकर देखो, बनाओ खाना लज्जतदार। अचार ले लो अचार। अरे इंद्राणी, मेरा बेटा अमेरिका से आया है, पर तेरे पिछले साल के कटहल के अचार का स्वाद नहीं भूला। लो जी, कर लो बात। यूं ही भूल गए तो फिर इंद्राणी के अचार में मजा ही क्या। मैंने भी तो कटहल का अचार डाला है। मयंक से कहो मेरे हाथ का भी चक्कर देखे। अरे नाना गीता, ऐसी कोई बात ना है। मैंने तो खुद ही कटहल का अचार बनाया है, लेकिन ये मयंक है ना, उसे किसी के हाथ का अचार अच्छा ही नहीं लगता। दैया रे दैया, वाह रे हमरे मयंक भैया। अरे 1-2 दिन में अचार भिजवा दूंगी, कह देना उससे। इंद्राणी चाची के होते चटकारे लेने में कमी ना होगी। सुरभि की पड़ोसन गीता अपने पति से कहती है, अपनी बेटी के लिए मयंक का रिश्ता बहुत अच्छा है जी। जाना सुना लड़का है और कोई मांग भी नहीं। अरे मयंक कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में जनरल मैनेजर है। वो भला मध्य वर्गीय लड़की से शादी क्यों करेगा? अरे मोरी मैया, इसका मतलब तुमने अब तक अपनी पत्नी को समझा ही नहीं। इस मयंक को तो मैं अपना ही दामाद बनाऊंगी। हाँ। अगले दिन इंद्राणी अपनी बेटी स्मृति के हाथ अचार भिजवाती है। स्मृति काफी खूबसूरत और पढ़ी लिखी और सुलझी हुई लड़की होती है। अरे ये तो बहुत सुंदर है, इसका पत्ता काटना होगा, वरना रागनी का पत्ता ही कट जाएगा। अरे कहाँ जा रही हो? माँ ने अचार भिजवाया था काकी, वही देने जा रही हूँ। अच्छा, ला ला, मैं दे दूंगी, मुझे दे दे। गीता अचार में बहुत सारी मिर्च और नमक मिला देती है, फिर बाहर आकर बोलती है, अरे ओ स्मृति, तू ही ले जा। अभी याद आया, मुझे तो थोड़ा काम है। ले ले जा। कोई बात नहीं काकी, मैं ही ले जाती हूँ। स्मृति सुरभि के घर पहुँचती है। सुरभि काकी, कहाँ हैं आप? माँ ने अचार भिजवाया है, कहाँ रख दूँ? अरे कौन है? अच्छा स्मृति। अरे मयंक स्टडी में बैठा होगा, उसके हाथ में अचार दे आ, वरना मेरा सर खा जाएगा। स्मृति स्टडी रूम के अंदर जाती है और दूसरी तरफ से मयंक बाहर आ रहा होता है। दोनों टकराते हैं और अचार का कुछ मसाला मयंक की शर्ट पर गिर जाता है। इस तरह घर में क्यों घुसी चली आ रही हो? मेरी पूरी शर्ट गंदी कर दी। अब मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो सिर्फ ये कटहल का अचार देने आई थी। अब सॉरी। कटहल का अचार? जरा देखूं। ओह माय गॉड, ये तो बिल्कुल जहर है, जहर। क्या हो गया काकी को? इसे खाना असंभव है, वापस ले जाओ। अब हाँ, मैं माँ को बता दूंगी, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। अब मयंक की नजर सहमी हुई स्मृति पर पड़ती है और वो उससे नजर नहीं हटा पाता। मैं स्मृति हूँ, आई एम वेरी सॉरी कि मेरी वजह से आपकी शर्ट गंदी हो गई। अरे नहीं आई एम सॉरी, एक्चुअली मैंने देखा नहीं, गलती मेरी है, मैं चलता हूँ। स्मृति की साड़ी का पल्लू मयंक के गले से छू जाता है। उसकी गंभीरता को देखकर मयंक उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। मयंक बेटा, चल तेरे लिए खाना परोस देती हूँ। अब अपना फेवरेट अचार भी खा लेना। हाँ? माँ अचार बहुत ही तीखा है, मैं नहीं खा सकता। वैसे भी उसके मसालों से मेरी शर्ट बर्बाद हो गई। ये जरूर स्मृति की गलती होगी। इस लड़की को ना जाने कितना गुरूर है। ऐसा क्यों कह रही हो माँ, क्या हुआ? पूरे शरीर से अचार के मसाले की बदबू आती है, पर नखरे ऐसे हैं जैसे कोई राजकुमारी हो। लेकिन माँ वो बहुत सुंदर है, वो किसी राजकुमारी से कम भी नहीं है। मयंक की बात सुनकर सुरभि को स्मृति से जलन होने लगती है। कहीं मयंक को स्मृति पसंद तो नहीं आ गई है। हे भगवान, क्या अचार वाली की बेटी मेरी बहू बनेगी अब? नाग पंचमी के मेले में मयंक मन बहलाने जाता है, जहाँ उसे स्मृति दिखाई देती है। चुपचाप वो उसकी ओर देखते हुए सोचने लगता है, इतनी प्यारी लड़की है, उसके चेहरे पर कितना भोलापन है।
जरा सा छल कपट भी नजर नहीं आता। बात करके देखता हूँ। अरे आप देखिए, खूबसूरत लड़कियों को मेले में अकेले नहीं घूमना चाहिए। जी ऐसी बात नहीं है, वो तो बस यूं ही माँ के साथ आई हूँ। अरे तो आप मेला घूमने नहीं आई हैं? जी वो आपको माँ के हाथ के बनाए अचार पसंद है ना, खासकर कटहल का अचार। जब अचार बनाने वाले के हाथ आपकी तरह मसालेदार होंगे तो अचार तो मजेदार बनेगा ही। मुझे अचार वाली भी पसंद है। आप वो माँ ने यहाँ पर अचार की दुकान लगाई है। आप आइए ना, कटहल के तो कई तरीके के अचार हैं। सूखा अचार, मसाले वाला अचार, अचार खट्टा मीठा अचार, मेरा मतलब खट्टा मीठा अचार, कटहल का अचार। आओ आओ बाबूजी, तुम्हारे कदम बहुत शुभ हैं। मुझे अभी अभी अचार का बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। हाँ चाची, तुम्हारे घर तो लक्ष्मी जैसी बेटी है, लक्ष्मी तो आएगी ही। स्मृति पर अपना प्रभाव डालने के लिए मयंक कई तरह के अचार खरीद लेता है और कहता है, अरे चाची तुम इतना स्वादिष्ट अचार बनाती हो, अमेरिका में मैं इनके बिना कैसे रहूँगा। अरे तो इसमें क्या बात है बिटवा, ब्याह कर लो, तुम्हारी दुल्हनिया को भी सिखा दूंगी, फिर खाते रहना अचार अमेरिका में। मयंक घर पहुंचता है और उसके हाथ में इतने सारे अचार देखकर सुरभि को अंदाजा हो जाता है कि दाल में कुछ काला है। वो कहती है, ये क्या, तू तो कटहल के सिवा कोई अचार खाता ही नहीं, फिर इतने अचार क्यों ले आया है? अरे माँ, मैं तो तुम्हारे लिए अचार वाली भी लाने वाला हूँ, तू बस हाँ कह दे। क्या बकवास कर रहा है, मैं समझी नहीं कुछ। सुरभि घर के दरवाजे पर सर पकड़कर बैठ जाती है। गीता पूछती है, क्या हुआ भाभी जी, ऐसे क्यों बैठी हो? सब ठीक तो है ना? मेरा तो दिल घबराने लगता है तुम्हें उदास देखकर। अरे क्या बताऊं, जिसका डर था वही हुआ। मुझे तो लगता है मयंक का दिल उस अचार वाली की बेटी पर आ गया है। हाय राम, क्या कह रही हो भाभी जी? मैंने तो पहले ही कहा था मयंक का रिश्ता मेरी रागिनी से कर दो, नाक तो कटने से बच जाएगी कम से कम। सुरभि 2 दिनों के बाद मयंक से कहती है, बेटा मैं बूढ़ी हो गई हूँ अब, क्या भरोसा मेरी जिंदगी का अब। ऐसा मत बोल माँ, तेरे सिवा मेरा कोई भी नहीं है, तू तो मेरा भगवान है। अगर तू सच बोल रहा है तो फिर रागिनी से शादी कर ले बेटा। माँ तुम जानती हो ना मैं स्मृति से शादी करना चाहता हूँ। लेकिन ये तो बता, रागिनी में ऐसी क्या कमी है? दूर क्या जाना माँ, बस इतना ही बता दो, क्या रागिनी स्मृति की तरह अचार बना सकती है? देख मयंक, अगर यही बात है तो रागिनी और स्मृति दोनों की अचार बनाने की प्रतियोगिता करवा देते हैं। हाँ, सुरभि और गीता अचार बनाने की प्रतियोगिता रखती हैं, जिसमें रागिनी और स्मृति दोनों ही भाग लेती हैं। देख गीता, अब तुझे ही संभलना होगा। अगर रागिनी की शादी मयंक से कराना चाहती है तो स्मृति को प्रतियोगिता जीतनी नहीं चाहिए। स्मृति बेटा, इधर आ जरा, अपना अचार तो टेस्ट करा। इसमें तो मिर्च बहुत कम है, नमक भी बढ़ाना होगा। चिंता मत कर, मैं हूँ ना तेरी मदद करने के लिए। बार बार ऐसा करके गीता स्मृति का अचार बिल्कुल खराब करवा देती है, जिसके कारण रागिनी प्रतियोगिता में जीत जाती है। लो, हो गया दूध का दूध, पानी का पानी। ये है अंगूठी और इसी समय रागिनी के हाथ में पहना दे बेटा। मयंक मजबूरी में रागिनी के हाथ में अंगूठी पहना देता है। माँ, मैं 6 महीने के लिए शहर जा रहा हूँ, मुझे एक नए सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग लेनी है। अब तो तुम्हारी देखभाल के लिए रागिनी भी है, अपना ध्यान रखना। मयंक अपना बैग उठाकर घर से चला जाता है। मयंक के जाने के कुछ दिनों बाद इंद्राणी स्मृति के साथ सुरभि के घर के सामने से गुजरती है। क्यों इंद्राणी, आजकल अचार बेचने नहीं आती हो? अरे क्या बताऊं भाभी जी, मयंक लल्ला तो हमारे लिए बड़े ही शुभ हैं। उनके पैर रखते ही हमें 50 किलो अचार बनाने का ऑर्डर मिला है। 50 किलो? अरे अकेले भला इतना अचार कैसे बना पाएंगी आप? ना ना भाभी, तुम नहीं जानती, मैं तो बस अचार में मसाला मिलाती हूँ, पूरी नाप तोल तो वही करती है। तभी इंद्राणी का फोन बजने लगता है। हेलो, हाँ, क्या कहा? आप दादी अम्मा अचार कंपनी से बोल रहे हैं? अच्छा,
अच्छा, आपको हमारे कटहल का 40 किलो अचार चाहिए, वो भी 15 दिन के अंदर। इंद्राणी हाथ जोड़कर जल्दी जल्दी बाजार की तरफ जाने लगती है। तभी सुरभि का बदन कांपने लगता है और उसे तेज बुखार आ जाता है। अरे काकी, क्या हुआ आपको? आप तो कांप रही हैं। आपका शरीर तो तप रहा है, लगता है बहुत तेज बुखार है। आप मेरे साथ डॉक्टर के यहाँ चलिए। नहीं नहीं बेटा, मेरी होने वाली बहू रागिनी पास ही रहती है, उसे बुला लूंगी, तुम बस मेरा फोन लगा दो। इंद्राणी फोन लगाकर सुरभि को दे देती है और उसे घर में ले जाती है। हेलो बेटा रागिनी, मेरी तबीयत बहुत खराब है, शरीर कांप रहा है और तेज बुखार भी लगता है। मुझे डेंगू हो गया है। मयंक भी घर पर नहीं है, क्या तुम आ सकती हो अभी? रागिनी फोन काट कर अपनी माँ से कहती है, ये क्या माँ, मैं किसी की नौकरानी बनने नहीं जा सकती। तुम तो कहती थी मयंक से शादी करके मैं अमेरिका चली जाऊंगी और रानी की तरह राज करूंगी, और यहाँ देखो नौकरानी बन गई हूँ मैं। अरे तू चुप रह, मैं बात करती हूँ। हेलो, हाँ सुरभि बहन, रागिनी आने के लिए तैयार हो रही थी, अब कि अचानक ही उसका पैर फिसल गया। मेरी कमर में भी बहुत दर्द है, वरना मैं ही आ जाती। आपको किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। जब तक आप ठीक नहीं हो जाती, मैं यहीं रहकर आपकी सेवा करूंगी। मैंने तो तेरे साथ प्रतियोगिता में कितनी नाइंसाफी की, फिर भी तू मेरी सेवा करना चाहती है। मैं वो सब भूल चुकी हूँ चाची, इंसानियत से बड़ा कुछ भी नहीं होता। नहीं नहीं, कितनी मेहनत करने के बाद अब तुम्हारे पास अचार के ऑर्डर आए हैं, तुम अपने ऑर्डर पूरे करो, जाओ। जब तक मयंक बाबू घर वापस नहीं आ जाते, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। कहीं नहीं जाएंगे हम। अरे हम पड़ोसी हैं, कोई दुश्मन थोड़ी हैं। स्मृति सुरभि की बहुत सेवा करती है, लेकिन रागिनी उसे एक भी दिन देखने नहीं आती। कुछ दिनों बाद घर के बाहर कार रुकती है। अरे कहाँ हो बहन, मुझे 10 लाख का चेक मिला है। अचार कंपनी की तरफ से बाजार में हमें एक बड़ा शोरूम दिया गया है। हमारी तो किस्मत ही बदल गई बहन। इंद्राणी, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। मैं तुमसे एक छोटी सी चीज मांगना चाहती हूँ, अपनी स्मृति को मेरी बहू बना दो बस। इंद्राणी को विश्वास नहीं होता। सुरभि उसे गले लगा कर कहती है, अरे मेरी अचार वाली, आज से तू समधन हुई। आज के बाद मेरे यहाँ आने वाले अचार सबसे ज्यादा चटपटे होने चाहिए, समझी? अरे अचार वाली सासू माँ, सब कुछ भूल जाना, पर मेरे कटहल का अचार पैक करना मत भूलना, क्योंकि कटहल के अचार नहीं तो मेरे जीवन में चटपटे स्वाद भरे हैं। और इसी तरह से सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। आ गए आप? आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना, और बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें।